नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। आज अनादि विशेष में बात करेंगे दुनिया में सबसे ज्यादा दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश जो है अब भारत हो गया है। भारत ने जनसंख्या के मामले में चीन तक को पीछे छोड़ दिया है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट ने बताया कि अब दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत में निवास करती है। दुनिया के सबसे विशाल जनसंख्या वाले लगभग 6 देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या को जोड़ लिया जाए तो भी भारत की जनसंख्या उनसे अधिक होती है। इस वक्त दुनिया के सबसे ज्यादा युवा भारत में निवास करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा बाजार भी भारत बन चुका है। भारत की जनसंख्या को लेकर चिंता व्यक्त की जाती है। चिंता का कारण यह भी है कि हमने 30 वर्ष के भीतर ही चीन को पीछे छोड़ दिया। कभी चीन की आबादी हमारी आबादी का 1.5 गुना ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन अब हमसे कम है। इतनी तेजी से बढ़ती आबादी संसाधनों पर बहुत ज्यादा दबाव डालती है। क्या हमारे संसाधन इस आबादी का बोझ उठाने के लिए तैयार है? आज के दौर का यह सबसे बड़ा प्रश्न है। भारत की आबादी उसकी पूंजी है या फिर जिम्मेदारी? ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी UNFPA के नवीनतम आंकड़े ने मुहर लगा दी है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत अब दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। भारत में अब चीन की तुलना में 20 लाख से अधिक लोग हैं और इस देश की आबादी बढ़ते बढ़ते 140 करोड़ के पार हो गई है। चीन में बच्चे पैदा करने की दर कम हुई है और वो इस साल माइनस में दर्ज की गई है। UNFPA की द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023, जिसे 8 बिलियन लाइव्स, इन्फिनिटिक पॉसिबिलिटीज, द केस फॉर राइट्स एंड ट्रायल के टाइटल से जारी किया गया है। उसमें कहा गया है कि अब भारत की जनसंख्या 1428.6 मिलियन है, जबकि चीन की जनसंख्या 1425.7 मिलियन है। यानी दोनों देशों की जनसंख्या में कुल 2.9 मिलियन का अंतर हो गया है। रिपोर्ट में ताजा आंकड़े डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स की कैटेगरी में दिए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या डेटा रिकॉर्ड में ये पहली बार है कि भारत की जनसंख्या 1950 के बाद से चीन से ज्यादा दर्ज की गई है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में खत्म हुई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी और 1950 संयुक्त राष्ट्र ने जनसंख्या डेटा एकत्रित करना और जारी करना इस साल में शुरू कर दिया था। UNFPA की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की 25% आबादी 0 से लगाकर 14 वर्ष आयु में है। यहाँ 10 से 19 साल तक की आयु के लोग 18% है, 10 से 24 साल तक के लोग 26% है, 15 से 64 साल के लोग जो है 68% है और 65 से ऊपर के लोग 7% है। यह आबादी पूंजी बन सकती है। क्या भारत इसके लिए तैयार है? तो भारत ने पूरी दुनिया का जो है यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ दिया है और जनसंख्या के नाम पर अपने आप को सबसे पहले यानी नंबर 1 पर जो है भारत का नाम यहाँ पर दाखिल हो गया है। काफी ज्यादा सोचने का विषय है कि महज 30 सालों में चीन, जो कि भारत से जनसंख्या में काफी ज्यादा था, उसे पीछे छोड़कर भारत जो है काफी ज्यादा आगे पहुंच गया है और लगातार जो है जनसंख्या बढ़ने का सिलसिला जारी है। ऐसे में सोचने का विषय ये भी है कि क्या कारण है कि जिसके चलते इतनी जल्दी इतनी तेजी से जो है भारत की जनसंख्या बढ़ी है। हालांकि सरकार ने कई सारे प्रोग्राम्स भी लाए जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए, मगर फिर भी जो है इतनी तेजी से जनसंख्या बढ़ना काफी ज्यादा सोचने का विषय है। लगातार जो है 6 देशों में बताया जाता है कि जितनी इस दुनिया के 6 देशों की एक पॉपुलेशन होती है, उससे ज़्यादा अधिक पॉपुलेशन भारत की है। तो यहाँ पर सोचा जा सकता है कि कितने सारे लोग जो है इस देश में रहते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि लोग बढ़ेंगे तो लिहाजा जो है
जगह की भी ज़्यादा ज़रूरत होगी और दूसरी चीज़ों की भी यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत होगी, रॉ मटेरियल की ज़्यादा ज़रूरत होगी, रोज़गार की ज़रूरत होगी। तो ये सोचने का विषय है कि हमारा देश इन सब के लिए तैयार है या नहीं। चलिए, इसी के साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूर्यकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। धन्यवाद। सूर्यकांत जी, जैसे कि आंकड़े सामने आए, देखा होगा आपने भी, भारत जो है जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पर पहुंच गया है। तो ऐसे में इसे आप कैसे देखते हैं? क्या ये चिंता का विषय है या ये अच्छी बात है कि भारत का इससे आगे आने वाले समय में डेवलपमेंट होगा? देखिए, किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा जी। लेकिन बात सत्य है कि जिस तरह से भारत देश में जनसंख्या में वृद्धि हुई है वो एक चिंतनीय और गंभीर चिंता का विषय है जी। कि अगर जनसंख्या इसी तरह से बढ़ती रही तो संसाधनों का अभाव हो जाएगा, संसाधनों की कमी हो जाएगी, जिसका प्रतिकूल असर आबादी पर पड़ेगा, देश के विकास पर पड़ेगा और समाज पर पड़ेगा। लेकिन इसका अगर दूसरा पहलू देखें तो सरकार को चाहिए, खासतौर पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को मिलकर चाहिए कि बढ़ती हुई आबादी का सदुपयोग कैसे करें। खासतौर पर जो युवा हैं, युवाओं का अगर आप सदुपयोग करते हैं, उन्हें सकारात्मक प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, जिसमें निर्माण वाले काम है, मशीनरी के काम है या अन्य इसी तरह के काम उसमें लगाएंगे तो आपके लिए वो पॉजिटिव रिजल्ट उसका सामने होगा। देश न केवल आर्थिक उत्तरोत्तर प्रगति करेगा बल्कि आयात कम होगा और निर्यात में भारी वृद्धि कर देश को आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जा सकता है। इसका उदाहरण चीन है। अभी तक विश्व के सबसे बड़ी आबादी वाला देश था, भारत दूसरे नंबर पर था और चीन ने उसी युवा वर्ग का सदुपयोग करते हुए आज उत्पादन के मामले में विश्व में नंबर 1 है, सबसे ज्यादा निर्यात के मामले में भी वो नंबर 1 है। कोई भी देश हो बगैर चीन की ऐसा नहीं है कि वहां से किसी न किसी वस्तु का बड़े पैमाने पर आयात ना करता हो और चीन को आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाने में भी युवाओं का योगदान रहा है। तो आप सदुपयोग भी कर सकते हैं और उसको अगर देखें तो नकारात्मक दृष्टि से भी उसे देख सकते हैं। लेकिन दूसरी सबसे अहम बड़ा मसला जो है वो हमारे देश में हर चीज को राजनीतिक दृष्टि से जोड़ दिया जाता है और उसे से जोड़ दिया जाता है। अगर आप देखें, केंद्र सरकार ने, राज्यों की तमाम सरकारों ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए तमाम योजनाएं चला रखी हैं, लेकिन उसका क्या, एक तो सही क्रियान्वयन नहीं होता है, दूसरा उसे धार्मिक मामलों से जोड़ दिया जाता है, जिसके दुष्परिणाम सामने आते हैं। और वो दुष्परिणाम ही की वजह है कि आज देश में तमाम प्रयासों के बावजूद गरीबी पर काबू नहीं पाया जा सकता है। देश आर्थिक रूप से उतनी उत्तरोत्तर प्रगति नहीं कर पा रहा है जितनी की रफ्तार से उसे करना चाहिए। तो आप यह मानकर चलिए, जब तक इन दो चीजों पर काबू नहीं पाया जाएगा, एक तो उसे धार्मिक दृष्टि से नहीं किया जाए, धार्मिक दृष्टि से ना देखा जाए तो उसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। दूसरा, सरकारों में इतनी इच्छा शक्ति हो और अफसरों में भी इतनी इच्छा शक्ति हो कि वो जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं उसका सफल संचालन करें, बगैर रोक टोक के करें तो उसका निश्चित रूप से फायदा मिल सकता है। जी सूर्यकांत जी, आप ये तो एक मैनेजमेंट के हिसाब से इसे भी हम देखें तो प्रॉपर मैनेजमेंट की अब काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए, इसी के साथ हमारे साथ डॉक्टर जयप्रकाश पालीवाल जी जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पे। बहुत स्वागत करता हूं आपका साधुवाद करता हूं, आपने इस मुद्दे पर मुझे लिया। जी जयप्रकाश जी, लगातार देखा जा रहा है कि भारत ने जो है जनसंख्या के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि कई सारे जो है योजनाएं, जैसे कि सूर्यकांत जी ने भी कहा, कई सारी योजनाएं भी चलाई गई और स्वास्थ्य विभाग को भी जो है काफ़ी ज़्यादा अलर्ट किया गया इस चीज़ को लेकर। ऐसे में कहाँ कमी रह गई? इतनी तेज़ रफ्तार से कैसे हमारे देश की पॉपुलेशन जो है इतनी तेज़ रफ्तार से बढ़ी है? देखिए, एक तरफ तो यदि हम हिंदुस्तान की आबादी की बात करें तो निश्चित तौर पर पिछले 30 सालों में, मैं समझता हूं कि पिछले 30 सालों में हम 55 करोड़ जनसंख्या हमारी बढ़ी है। हम 1990 में जब हमारी आबादी थी वो 90 करोड़ से कम थी, आज हमारी आबादी 143 करोड़ के आसपास हो गई है। तो इन मापदंडों को, इन आंकड़ों को यदि हम देखें तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। जिस अनुपात में आबादी बढ़ी है, हमारे लिए जो हमारे सकारात्मक पहलू थे उन पर तो हमने चर्चा करना और अपनी पीठ थपथपाना शुरू कर दिया। क्या सकारात्मक पहलू? सबसे युवा देश, यहाँ लेबर फोर्स सस्ती है, महिलाओं की भागीदारी की जा सकती है, यहाँ व्यापक कृषि क्षेत्र है, ये उभरता हुआ मध्यम वर्ग की बात करते हैं और हम बड़े घरेलू बाजार की भी बात करते हैं। लेकिन यदि हम मूल अर्थों पर जाएं
तो एक तरफ शासन की जनसंख्या नियंत्रण के लिए बहुत सारी योजनाएं चलती जिस पर शासकीय खर्च होता है, और दूसरी तरफ कहीं पर भी किसी भी परिवार में, खासकर जो निम्न स्तरीय परिवार, जो गरीब परिवार है, गरीब तबके के परिवार में यदि किसी कोई महिला गर्भवती होती तो वहां से लेकर बच्चे के जन्म तक लगातार उसको कहीं न कहीं आर्थिक जो आधार पर जो उसको सहयोग दिया जाता है, मैं उसकी किसी भी प्रकार से भर्त्सना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस सहयोग को शासन दे, परंतु 2 या 3 बच्चों तक दे। यदि किसी को चौथा बच्चा हो रहा है, 5वां बच्चा हो रहा है, 6वां बच्चा हो रहा है, तो शासन इन योजनाओं के तहत ये सारे आर्थिक सहयोग बंद कर दे। साथ ही मैं समझता हूँ कि उनको नागरिकता के आधार पर भी, या उनको निःशुल्क चिकित्सा, निःशुल्क उनकी शिक्षा और निःशुल्क बाकी जो जितनी भी सुविधाएं, उन निःशुल्क सुविधाओं को तीसरे बच्चे या चौथे बच्चे के बाद बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। जब इस तरह के कानून बनाएंगे तो निश्चित तौर पर यदि किसी के बच्चे एकाधिक होते हैं, 2 या 2 से अधिक होते हैं, तो मैं मानता हूं कि किसी भी परिस्थिति में आप किसी को भी संतान उत्पत्ति के लिए रोक नहीं सकते, वो उसका वैधानिक अधिकार होता है। लेकिन अनावश्यक रूप से हम जब जितनी ज्यादा हमारी जितनी जनसंख्या बढ़ेगी, कहीं न कहीं ये जनसंख्या विस्फोट के रूप में मैं इसे देखता हूँ। ये विस्फोट कहीं न कहीं तबाही भी मचाएगा, लेकिन इस तबाही को दूर करने के लिए जो शांति वाले प्रयास है, सबसे युवा देश होने के कारण रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है, सबसे युवा देश होने के कारण हमारे पास आज की तारीख में यदि हम देखें तो बहुत व्यापक कृषि क्षेत्र है, उसको बहुत अच्छे से सुधार की आवश्यकता है। यदि हम उसकी बात करें तो बहुत बड़ा हमारे पास घरेलू बाजार है और उत्पादन की बहुत सारी संभावना है, लेकिन जिस तरह शासन की महती रोजगार को लेकर जो वोट अपीजिंग पॉलिसीज आ रही हैं, उन वोट अपीजिंग पॉलिसीज की यदि बात करें तो निश्चित तौर पर हम ये देखते हैं कि निम्न वर्ग परिवार में, खासकर जो निर्धन परिवार है, उनको जन्म से लेकर मृत्यु तक सारी की सारी योजनाओं का जिस तरह का जो लाभ मिलता है, उस लाभ के कतई खिलाफ नहीं हूं, पर तीसरी संतान और चौथी संतान के बाद ये सारे लाभ बंद कर दिए जाने चाहिए, ताकि जो कुछ हमारी संतान उत्पत्ति हो, उन संतान के स्वास्थ्य का भी बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा हो। यदि हम देखते हैं कि एक महिला औसतन यदि 3 बच्चे पैदा करती है तो तीनों बच्चे बहुत चिकित्सा के हिसाब से स्वस्थ रहते हैं, लेकिन एक महिला यदि बार बार गर्भवती होकर बहुत बच्चे पैदा करती हैं तो ऐसे बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से उतने सक्षम नहीं होते, और जब इतने सक्षम नहीं होते तो वो कैसे सुदृढ़ इस देश के युवा और नागरिक बनेंगे, ये भी बहुत बड़ा चिंता का विषय है। मैं समझता हूं कि जो टॉपिक आपने लिया बहुत प्रशंसनीय टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक पर कम समय में इन सारी बातों का विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना, और मूल्यांकन के बाद नीति बनाना और उसका निर्धारण करना, और नीति निर्धारण करने के बाद उसका क्रियान्वयन करना बहुत मुश्किल कार्य है। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि जनसंख्या विस्फोट के आधार पर हम यदि आज हमारी पॉपुलेशन विश्व में नंबर 1 होने पर हमारी पीठ थपथपा रहे हैं, तो ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। हम यदि हमारी पीठ थपथपाने के साथ साथ हम रोजगार की बात करें, हम निर्माण की बात करें, व्यापक कृषि क्षेत्र में उठाव की बात करें, मध्यम वर्ग के भागीदारी की बात करें, लेबर का सही तरीके से सदुपयोग करें, इस देश को नशा मुक्ति की तरफ लेके चले जाए, तब जाकर मैं समझता हूं कि बहुत तथ्यात्मक रूप से एक संतोषजनक, बहुत हिंदुस्तान को हम एक बड़ी विश्व शक्ति के रूप में और विश्व गुरु की जो परिकल्पना थी उसकी तरफ हम ले जाने में सक्षम होंगे, कामयाब होंगे। और इसके लिए राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को छोड़कर राजनीतिक इच्छा शक्ति होना चाहिए। लेकिन हमारे इस देश में जितनी भी राजनीतियां चल रही, जितने भी दलों की राजनीति चल रही है, वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा उनके सूत्रधार होते हैं, आधार होते हैं, निर्णय के आधार होते हैं। राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव होने के कारण भी कहीं न कहीं जो निःशुल्क योजनाएं हैं, इनकी समय सीमा और इनको एक निश्चित संख्या में बांटकर या बांधकर इस आबादी को भी हमको नियंत्रण में लाना ही पड़ेगा। चीन के उन मापदंडों का भी हमें पालन करना पड़ेगा कि जब चीन नंबर 1 की आबादी पर था तब उसने क्या नियम लिए थे, क्या निर्णय लिए थे, और आज उसकी वजह से चीन बहुत समृद्ध और शक्तिशाली देश है। यदि हमें समृद्ध और शक्तिशाली बनना है तो चीन के जनसंख्या नियंत्रण कानून को भी हमको कहीं न कहीं यहाँ पर आंशिक रूप से, यदि हम पूरी तरह लागू ना करें, आंशिक रूप से लागू करना होगा। और जिस तरह चीन ने रोजगार को सर्वोपरि रखा और अर्थव्यवस्था को सर्वोत्तम स्थान और श्रेष्ठ स्थान दिया, उसी तरह की योजनाएं हमें हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बनाना पड़ेगी। तब जाकर हम एक विश्व शक्ति के रूप में विश्व पटल पर सबसे ऊपर देके जाएंगे और पूरे विश्व के मुकुट के रूप में भारत राष्ट्र का एक नया निर्माण हमें करना पड़ेगा।
फिर से बोलना चाहूंगा, इसमें राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को एक तरफ रखकर राजनीतिक कौशल और राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ेगा। और कौशल इच्छा शक्ति का प्रदर्शन कई बार मैं समझता हूं कि अपने निजी स्वार्थों के, दल के निजी स्वार्थों से बहुत ऊपर होते हैं। जी जी बिल्कुल जयप्रकाश जी। तो कुल मिलाकर जयप्रकाश जी का कहना है कि एक स्ट्रिक्ट प्लान, एक स्ट्रिक्ट एक्शन यहाँ पर सरकार को लेने की जरूरत है, उसके बिना कुछ नहीं है, वरना ऐसे ही पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी और जनता को जो है उनका हक, उनको इनकी जो रोजमर्रा की जरूरत है वो भी जो है उनसे भी मोहताज हो जाएंगे। तो हमारे साथ हमारी एक और मेहमान यहाँ पर जुड़ चुकी है, सोशल एक्टिविस्ट ममता शर्मा जी जुड़ चुकी है हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका ममता जी। शुक्रिया स्मिता जी। ममता जी, लगातार जो है पॉपुलेशन के मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। भारत की पॉपुलेशन जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा हो गई है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या हमारा देश जो है इस चीज़ के लिए रेडी है? जैसे कि देखा जाता है कि आए दिन जो है अनिश्चितकालीन बारिश हो जाती है, मौसम खराब हो जाता है, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं है रॉ मटेरियल का हमारे देश में। तो ऐसे में क्या हमारा देश रेडी है इस भारी जनसंख्या के लिए? देखिए स्मिता जी, पहली बात तो ये है कि जो हमारा 2018 की मैं बात करूं तो पूरा विश्व जो है हमारा उसके एक 8.3 करोड़ या 1.1% की दर से जनसंख्या वृद्धि हो रही। लेकिन अभी अचानक अगर 2022 में बात करूं तो जनसंख्या लगभग 1 अरब थी, जो अब 2022 में 8 अरब हो गई है जी। तो ये बहुत चिंतनीय विषय है। ये कहीं से भी भारत जैसे देश को शाबाशी मिले या वहाँ की बहुत तारीफ हो, ऐसा मैं नहीं मान सकती, क्योंकि भारत ऐसी एक भौगोलिक कारण है, सामाजिक परिस्थिति है, सांस्कृतिक कारक है, आर्थिक कारक है, जो ये सारी जनसंख्या को वृद्धि दर बढ़ रहा है। उसके पीछे ये चाहते हैं कि मेरे घर में 4 बेटा हो, बच्चे हो, जो मेरे साथ में भी मजदूरी करे, मेरे बुढ़ापे का सहारा हो। फिर अगर व्यापारी है तो चाहता है कि मेरे व्यापार में बैठने के लिए मेरा बेटा हो। अगर वो बेटी हो रहा है तो बेटियों के बाद वो 6वें 8वें नंबर तक भी प्रयास करता है कि उसका बेटा पैदा हो, जो उसका वारिसान, जो उसके बिजनेस और व्यापार को संभाल सके। तो हमारे यहाँ की जो सोच है, कहीं ना कहीं वो एक बहुत ज्यादा ये दबाव पड़ता है कि वो शिक्षित नहीं है जी। उनकी अशिक्षा, उनके जो चिकित्सा सेवा में जो उनको कमी है, कम आयु में विवाह होना है और परिवार नियोजन के प्रति जो उनकी विमुखता है, तो गरीबी और जनसंख्या विरोधाभास यहाँ पर बहुत ज्यादा है भारत में, जो एक बहुत बड़ा जनसंख्या बढ़ाने का कारक है। यहाँ अगर हम बात करें तो आज लोगों में अस्थिर जनसंख्या वृद्धि और प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच की कमी है, बड़ी कमी है इसमें, कि जो मानव समुदायों पर इसकी वजह से दबाव डालता है, वो साक्षर नहीं है, वो उस तक नहीं पहुंच पाते हैं कि अपनी जनसंख्या पे लगाम लगा सके। और ये सारे का असर जो है भोजन, पानी, इस तरह की जलवायु परिवर्तन, इस सारी चीज की लचीलेपन को कम करती है। हम अगर बोले कि जनसंख्या यहाँ पर अब भारत देश में बाहर के जब राष्ट्रपति आते हैं, वो देखते हैं कि इतनी भीड़ है, तो वो जाकर के अपने देश में तारीफ करते हैं कि जब वहां पर मैं पहुंचा ग्राउंड में, तो भारत की इतनी जनसंख्या, मैं पहली बार इतनी भीड़ अपनी सभा में देखा। आप भीड़ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वहाँ लोग खाली हैं, वेले हैं, उनके पास वो काम नहीं है और वो चाहते हैं कि हम ऐसी जगह जहाँ पे आयोजन है, कुछ खाने का भी मिल जाता है, टाइम पास हो रहा है। तो वो लोगों को आप क्या बोल रहे हैं, नीतिगत क्या बातें हो रही है, वो सबसे कोई मतलब नहीं है। आज भारत में अगर आप देखिए तो राजनीति का स्तर इतना बड़ा हुआ है, आप मॉब लिंचिंग की बात करें कि 4 व्यक्ति आपस में झगड़ा हुआ, लोग पूछना नहीं चाहते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या, जस्टिस करना नहीं चाहते हैं, और जिसको मार पड़ रही है लोग सारी भीड़ के साथ में शामिल होकर के उसकी हत्या कर देते हैं। तो ऐसा भीड़, ऐसा बेलगाम संख्या, जनसंख्या वृद्धि होना किसी भी देश के लिए हितकर नहीं है। आपने जो बात बोली कि हम यहाँ पर, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक है, हमारे पास इनके रॉ मटेरियल और इसकी कमी है कि हम लोगों को व्यवस्थापित ढंग से बसाहट नहीं दे पा रहे हैं। अगर मैं बात करूं आपके उत्तराखंड और इसकी बात, अभी देखिए आप लगातार भूकंप आ रहा है, ये क्यों है? क्योंकि पहाड़ एक अपना नेचर है उसका। आप उस जगह पे इतने छेद कर रहे हैं उसकी छाती में, और आप बड़े बड़े होटल और घर और ये खड़े कर दे रहे, तो भीतरी उसका कहीं ना कहीं जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पहाड़ का, वो तो आपकी बेलगाम कंस्ट्रक्शन की वजह से हिल जा रहा है, कांप जा रहा है, और उसकी कसावट जो होनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ पेड़ों की वजह से मिट्टी आपस में पकड़ करके पत्थर और इसको संरचना करता है पहाड़। लेकिन आपने पहाड़ों को काट दिया, आपने पत्थरों को पूरा छेद कर दिया, तो आप तो देख रहे हैं उसका कैसा तांडव मचा करके हमारे यहाँ दिखाई दे रहा है। हर हमेशा कहीं प्रलय आ रहा है, कहीं पे भूकंप आ रहा है, कहीं पे और कुछ इस तरह के नेचुरल कैलामिटीज आ रहे हैं।
तो हम जब तक इनको सही ढंग से सुरक्षित नहीं रख सकते, मुझे लगता है कि बहुत पहले हमारे देश में हम जब बच्चे थे तब से सुन रहे हैं 2 ही बच्चे अच्छे जी, लेकिन 2 ही बच्चे अच्छे के लिए आपने कुछ भी रणनीति नहीं बनाई जी। अभी पहले वाले वक्ता जो कह रहे थे कि तीसरे बच्चे चौथे बच्चे के साथ में उनकी सारी सुरक्षा काट दी जानी चाहिए, मैं तो कहती हूँ कि तीसरी प्रेगनेंसी से ही काट दी जानी चाहिए जी, ताकि ये संदेश पूरे लोगों को जाए कि तीसरा बच्चा आया यानी कि हमारे समाज का विघटन का कारण हो जाएगा। जी बिल्कुल, और जनता को भी इसमें सहयोग करना चाहिए ममता जी, जब सरकार जो है अपनी तरफ से चीजें लाती है, योजनाएं लाती है। जनता को राजनीतिक गण अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आज आप देखिए, आप फ्री में उनको चावल दे रहे हैं, फ्री में घर दे रहे हैं, फ्री में बिजली दे रहे हैं, यानी आप सब करो, हम आपके लिए बैठे हुए हैं। और मध्यम वर्ग के ऊपर आप इतना लोड डाल रहे हैं कि हम जो सरकारी नौकरी पे है हम लोगों की जेब से कितना बड़ा अमाउंट ही काट लेते हैं टैक्स के रूप में। तो ये सारी बातें सिर्फ वोट बैंक है। मालूम है इनको कि पढ़ा लिखा व्यक्ति इनके एक बोतल पौवा से, साड़ी से, चांदी का पायल और कूलर से बहकने वाला नहीं है। बिल्कुल, दैट्स वाई ये सारी चीजों को मिसयूज किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है कि आम जनता। आप तो देखिए किसी कौम में ये भी बात है कि आप 5 शादी करो और बच्चे पैदा करो। भाई आप अल्पसंख्यक की श्रेणी में है, आप बच्चे पैदा करो की रणनीति बना रहे हैं, किस लिए? क्या इसका जवाब है उनके पास कि ज्यादा से ज्यादा बच्चा पैदा करो? जी। तो ये सारी चीजों से उठ करके, क्योंकि जब तक आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी शैक्षणिक स्थिति स्ट्रांग नहीं होगी, मुझे नहीं लगता कि वो देश जो है ज्यादा लंबे समय तक अपनी आर्थिक अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से मेंटेन कर सकता है, या वहाँ की सामाजिक व्यवस्था जो है। आज आप देखिए स्थिति क्या है स्मिता जी, आज यहाँ बच्चे नशा करके घूम रहे हैं। आपने उनकी नौकरी की व्यवस्था नहीं की, आपने बेरोजगारी भत्ता 2500 चालू कर दिया, फिर आप बोल रहे हैं कि वो उनको नहीं मिलेगा जो अभी आ रहे हैं, जो 2 साल पहले से रोजगार कार्यालय में जिनका रजिस्टर्ड हुआ है उनको दिया जाएगा। यानी कि ये आप उनको और कंगाल और अशिक्षित और निकम्मा बना रहे हैं। तो राजनीतिक जो ये इनकी इस तरह की रणनीति है, उन पे भी अंकुश लगाना जरूरी है। इनके घर का पैसा नहीं है जो किसी को बांट रहे हैं। उसके पीछे ममता जी, यहाँ पर जो है सरकार को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, और खासकर जो है एजुकेशन की यहाँ पर कमी देखी जाती है। जनता को एजुकेट करना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि क्या कुछ जो है इसके दुष्परिणाम आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अगर जनसंख्या बढ़ेगी, रोजगार नहीं होगा, तो निश्चित है कि गलत काम भी जो है समाज में बढ़ेंगे। चोरी, मॉब लिंचिंग का आपने जैसा जिक्र किया, तो जाहिर सी बात है अगर जो है लोगों के पास पैसा नहीं होगा, खाने की चीजें नहीं होगी, तो ऐसी चीजें जो है इन चीजों को बढ़ावा मिलेगा। के साथ समय के अभाव के चलते मैं इस चर्चा को यहीं खत्म करना चाहूंगी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जो है इस मुद्दे को लेकर चर्चा हुई, तो काफी ज्यादा चिंता का विषय है। अब ये देखना खास होगा कि भारत सरकार जो है इस विषय को चिंता समझती है या जिम्मेदारी के साथ जो है जनसंख्या नियंत्रण को आगे इसको लेकर काम करती है, देखने का विषय होगा। हालांकि इतनी छोटी चर्चा में इतने बड़े विषय को जो है समेटा नहीं जा सकता, और इस समय के अभाव के चलते इस जो है पूरे मुद्दे को हमें यही विराम देना होगा। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।